नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर लास्ट सेशन से पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक कारक। तो अभी तक आप लोगों को कारक किसे कहते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। कारक जो है आपका किसी भी वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम जो के ऐसे रूप होते हैं जो वाक्य में उनका जो संबंध है वो दूसरे वाक्यों के साथ जोड़ते हैं। और हमने देखा कि कारक की उपस्थिति जो है वो क्या करती है, किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करती है। यानी कि अगर हम कारक चिन्हों का प्रयोग ना करें तो हमें किसी भी वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर बहुत अलग-अलग तरह के कारक आपको बताए और साथ ही यानी कि कारकों के भेद हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कारक के कितने भेद होते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आगे हम अब उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपना जो टॉपिक है कारक उसको हमने पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उदाहरण उसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिससे उसका संबंध वाक्य की क्रिया से यानी कि वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसको हम कहते हैं कारक। ठीक है, तो ये आपका कारक जो है ये हमने यहाँ पर पढ़ा था और इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरह से आप कारकों को समझेंगे और कैसे आप ये बताएंगे कि कारकों के प्रयोग के बिना यानी कि जो कारक शब्द है उनके प्रयोग के बिना किस तरह से जो वाक्य है उसका अर्थ हमारा क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे, जैसे वो जो उदाहरण थे वो कुछ इस प्रकार से थे। जैसे मैंने कहा था कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, मैंने क्या यहाँ पर बताया था कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो कारक चिन्ह है उनका प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से। तो इसी के आधार पर यानी कि एक वाक्य में आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के कारकों का भी प्रयोग किया जा सकता है या प्रयोग होता है। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर बताया कि जो कारक हैं उनके भेद भी होते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो आपका एग्जाम्पल था वो क्लियर किया था। बताया था मैंने आपको यहाँ पर कि कारकों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां कहते हैं या कारक का परसर्ग कहते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि विभक्ति किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं या कारक चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कारक चिन्ह भी एक ही होता है, विभक्तियां भी वही होती हैं और परसर्ग भी उसे ही हम कहते हैं। और देखिए, परसर्ग का मैंने यहाँ पर आपको मीनिंग बताया था कि पर का अर्थ होता है बाद और सर्ग का अर्थ होता है संज्ञा। यानी कि कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। यानी कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मनोज ने सेब खाया। मनोज ने सेब खाया, तो मनोज क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आप पर बताया कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पिताजी बच्चों के लिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। ठीक है, तोता डाल पर बैठा है। और ये मैंने आपको बताया था कि इन वाक्यों में आए ने, को, से, के लिए तथा पर परसर्ग जो है संज्ञा तथा क्रिया के संबंध को बिल्कुल यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो यहाँ पर शब्द है इनको अगर हम बिना कारक चिन्हों के पढ़ें, जितने भी यहाँ पर वाक्य हैं इन वाक्यों को यदि हम बिना कारक चिन्हों के पढ़ें, कारक चिन्हों को हटाकर यदि पढ़ें तो क्या होगा,
हमें वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा क्रिया शब्दों का आपस में संबंध समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि मनोज सेब खाया, ठीक है, पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, शिक्षक छात्रों पढ़ा रहे हैं, पिताजी बच्चों फल लाए, तोता डाल बैठा है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें जो एक तरह से इन दोनों का आपस में संबंध जो है वो समझ नहीं आएगा और इससे वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं होगा। तो अतः हमें किसी भी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो जो भी हमें यहाँ पर वाक्य है उनमें हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब देखिए इन एग्जाम्पल से और साथ ही कुछ उदाहरण जो है मैंने भी आपको लिखवाए थे, तो उन उदाहरणों से हमें ये पता चल रहा है कि हर जगह जो है कारक चिन्ह हमारे जरूरी है। और एक और चीज हमें पता चल रही है कि अलग अलग तरह से, यानी कि आपने देखा कर्ता, कर्म, कारक, करण और संप्रदान, इन सब के लिए जो आपके विभक्तियां हैं, जो आपके कारक चिन्ह है वो क्या है, अलग अलग है। ये चीज हमने यहाँ पर देखी। तो इसी आधार पर हमने यहाँ पर बताया कि जो आपके कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो कारक होते हैं उनके 8 भेद होते हैं, अलग अलग तरह के 8 भेद होते हैं। और देखिए ये टेबल मैंने आपको लास्ट सेशन में जो है नोट करवा दी थी। जिन बच्चों ने टेबल नोट नहीं की है वो अभी इस टेबल को नोट करेंगे, इस टेबल को उतारेंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो इस टेबल को नोट करें। तो देखिए यहाँ पर हमने पहला बताया कर्ता कारक, और उसकी विभक्ति चिन्ह भी हमने यहाँ पर बताई है कि कर्ता कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या है। ठीक है, अगर कर्म कारक है तो उसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, करण कारक है तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या है। और साथ ही देखिए सबके अलग अलग लक्षण भी बताए हैं। और ये तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप इसको घर से नोट करके लाएंगे और ढंग से अच्छे से पढ़ के आएंगे कि कौन सा जो कारक चिन्ह है उसकी विभक्ति क्या है। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो ये आपके क्या है, विभक्तियां और उसके विभक्ति चिन्ह। ठीक है, और देखिए उसके लक्षण भी है, यानी कि कब किस तरह से ये लगाया जाता है। तो देखिए कर्ता कारक जो है वो बताता है, वो लगता है क्रिया करने वाले के साथ। ठीक है, जो क्रिया करने वाला हो, जैसे राम ने रावण को बाण से। ठीक है, राम ने, तो यहाँ पर बाण कौन चला रहा है, बाण कौन चला रहा है, यानी कि कर्ता कारक, कर्ता कौन है, राम है, तो कर्ता ने। ठीक है, तो क्रिया करने वाला जो है उसके लिए ने आपका विभक्ति चिन्ह है। कर्म कारक यानी कि जिस पर क्रिया पड़े, यानी कि जैसे मैंने कहा कि राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को, तो एक तरह से जो कर्म है आपका इस क्रिया में उस पर हम को, यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म कारक। अगला है करण कारक। करण कारक क्या होता है, जिस साधन से, करण यानी कि साधन या माध्यम, तो जिस साधन से क्रिया की जाए, जिस साधन से क्रिया हो रही है उसको हम कहते हैं करण कारक। तो करण कारक में हम दो तरह के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, से और के द्वारा। जैसे चाकू से फल काटो, चाकू के द्वारा फल काटा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर करण कारक है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिनके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई है वो आपका संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक वही लगता है जिसके लिए क्रिया की गई हो। तो जैसे क्या कहेंगे हम, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। क्या कहा, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तो पिताजी किसके लिए फल लाए, बच्चों के लिए फल लाए, यानी कि जहां पर बच्चे आ जाते हैं, जहां पर बच्चे आते हैं वहां पर आपका बच्चों के लिए लाए हैं, तो के लिए वही आएगा। संबंध कारक काके की रारेरी
जिस संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। अधिकरण कारक में पर यानी कि क्रिया के होने के आधार को बताता है, जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक है, चिड़िया डाल पर बैठी है। संबोधन कारक यानी कि जिससे संबोधित किया जाए। अब संबोधित करना क्या होता है? संबोधित करना अर्थात किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। ठीक है, तो ये आपके 8 भेद जो है मैंने यहाँ पर आपको नोट करवाए और साथ ही मैंने उनकी विभक्तियां भी मैंने आपको बताई। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी जितने भी हमारे कारक चिन्ह है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, आपका संप्रदान कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, जितने भी ये हमारे 8 भेद हैं, इनको हम यहाँ पर अलग अलग से पढ़ेंगे और साथ ही कुछ उदाहरणों से इनको समझेंगे भी। तो आप बिल्कुल इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी में। ये जो टेबल है, ये जो लिखवाई है, इसको नोट कीजिए और उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पर सभी कारकों को पढ़ते हैं। तो लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को ये कराया था, तो मैं आशा करती हूँ कि ये टेबल आप लोगों ने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो ये 8 कारक हैं, ठीक है, ऊपर लिखे 8 कारकों में केवल 6 कारक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो आपके ऊपर जो यहाँ पर 6 कारक हैं वही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, बल्कि संबंध कारक तथा संबोधन कारक यह संबंध नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो कारक क्या होते हैं, वो आपका संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किससे करते हैं? क्रिया से करते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल ये आपके जो 6 कारक हैं, कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये आपके एक तरह से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। और जबकि आपके 2 कौन से? संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, क्या बताएं यहाँ पर? संबंध कारक और संबोधन कारक जो है वो आपके यहाँ पर वाक्य में किसी से संबंध नहीं बनाते, बल्कि ये क्या करते हैं? केवल जो संबंध कारक होता है ये तो वाक्य में प्रयुक्त 2 संज्ञाओं के बीच संबंध बताता है, और जो आपका संबोधन कारक है वो केवल संबोधित करने के काम आता है, यानी कि बुलाने के काम आता है, पुकारने के काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो संबंध कारक है उसका मैंने बताया था, उसमें आपकी विभक्ति होती है काके की, रारेरी, मामे मी। ठीक है, तो जैसे ये कहा मैंने कि ये कोमल के खिलौने हैं। ठीक है, ये कोमल के खिलौने हैं। कोमल और खिलौने दोनों ही क्या है? संज्ञा है। या हमने क्या कहा? ये 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। और वह अंशु का घर है, वह अंशु का घर है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज हमने यहाँ पर क्लियर की। अब चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, सभी कारकों को यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो नोट भी कीजिएगा साथ के साथ। सबसे पहला आता है आपका कर्ता कारक। सबसे पहला क्या है आपका? कर्ता कारक। जो पहला आपका पॉइंट है वो है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट सेशन में कि कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। ठीक है, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, और कारक यानी कि जो चिन्ह उसके लिए लगाया जाता है उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। तो इसको नोट कीजिए, इसकी परिभाषा को, और इसका जो परसर्ग है उसको भी नोट कीजिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इसमें जो आपका परसर्ग प्रयोग किया जाएगा वो होगा ने। कर्ता कारक का जो परसर्ग है वो है आपका ने। ठीक है, क्या है? कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ने। इसको लिख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से इसके सामने लिखिएगा इसको। कर्ता कारक का जो परसर्ग है वो ने है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध होता है, क्रिया को करने वाले का बोध होता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे
ओजस्व ने पाठ पढ़ा, पिताजी ने खाना खाया, वरुण देखिए अंशु ने खाना बनाया, अंशु ने खाना बनाया, और आपका अनिल ने रामायण पढ़ी, ने रामायण पढ़ी। अब देखिए ये तो कुछ है जिसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमने कर्ता कारक का प्रयोग किया है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमने कर्ता कारक शब्द का प्रयोग किया है। दिखाई दे रहा है सभी को? चारों जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं कर्ता कारक के, देखिए कर्ता कारक यानी कि कर्ता का अर्थ है काम करने वाला, और जिसका परसर्ग है ने, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ओजस्व ने पाठ पढ़ा, पिताजी ने खाना खाया, अंशु ने खाना बनाया, अनिल ने रामायण पढ़ी। ठीक है, तो आप यहाँ तो आप स्पष्ट तौर से देख रहे हैं, स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि ये जितने भी वाक्य हैं इन सभी वाक्यों में जो परसर्ग है ने, उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसमें परसर्ग ने का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ वाक्य जैसे वरुण पुस्तक पढ़ेगा, अब इसको देखिए इसीलिए ये मैंने अलग लिखा है, वरुण पुस्तक पढ़ेगा, या नेहा स्कूल जाती है, नेहा स्कूल जाती है। वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमने दो वाक्य हमने लिखे हैं ये भी आपके उदाहरण हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको ने की विभक्ति नहीं लगाई है। जैसे वरुण ने पुस्तक पढ़ेगा या नेहा ने स्कूल जाती है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर आपके ने की विभक्ति नहीं लगी हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका वर्तमान काल है, ठीक है, जो आपका वर्तमान काल है और साथ ही जो आपका भविष्यत काल है, वर्तमान काल और भविष्यत काल, काल जानते हैं क्या होता है? वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, जो वर्तमान और भविष्यत काल होता है इसमें कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। ठीक है, कर्ता के साथ ने की विभक्ति, कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। नहीं लगती, कर्ता के साथ ने की विभक्ति नहीं लगती। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके कुछ अलग तरह के वाक्य हैं और ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर ओजस्व ने पाठ पढ़ा, तो यहाँ पर पाठ पढ़ने वाला कौन है? ओजस्व है, यानी कि वो कर्ता है। पिताजी ने खाना खाया, तो खाना खाना का काम किसने किया? पिताजी ने किया। इसी तरह से अंशु ने खाना बनाया, खाना बनाने का काम किसने किया? अंशु ने किया। अनिल ने रामायण पढ़ी, रामायण पढ़ने का काम किसने किया? अनिल ने किया। तो इन सब में कर्ता कौन है? ओजस्व है, पिताजी है, अंशुल है, अनिल है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा वरुण पुस्तक पढ़ेगा, नेहा स्कूल जाती है, ये भी आपके वरुण और नेहा भी आपके कर्ता हैं, लेकिन ये आप इसमें आपके कर्ता कारक शब्दों का कर्ता कारक
चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपके वाक्य है ये है, एक वाक्य है भविष्य काल का और एक है वर्तमान काल का। तो जो वर्तमान काल का वाक्य होगा और जो भविष्य काल का वाक्य होगा उसमें आपका कर्ता की विभक्ति नहीं लगती है, उसमें क्या होता है, कर्ता की विभक्ति नहीं लगती है। अगला है हमारा कर्म कारक। नंबर 2 है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, आप देखिए ध्यान दीजिए, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जो कर्ता है, काम करने वाला व्यक्ति जो है वो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, तो उसके द्वारा की गया जो काम है, किया गया, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्ता कर्म कारक। तो जैसे यहाँ पर देखिए, माँ ने बालक को सुलाया, माँ ने बालक को सुलाया। देखिए इसमें आप क्लियरली कह सकते हैं कि इसमें जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कर्ता पर ना पड़कर वाक्य की जो अन्य संज्ञा है यानी कि कर्म है उस पर पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहा कि माँ ने बालक को सुलाया। अब देखिए इसको आप क्लियर तौर पर कह सकते हैं कि इसमें जो करता है यानी कि काम करने वाला व्यक्ति है उस पर एक तरह से फल ना पड़कर वाक्य की अन्य संज्ञा पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो बालक है वो क्या है, संज्ञा है। माँ क्या है, वो भी संज्ञा है, लेकिन क्योंकि वो कर्ता भी है तो यहाँ पर कर्ता पर फर्क ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए इसे कर्म कारक कहा है। माँ ने बालक को सुलाया, माँ ने, तो माँ के लिए तो ने शब्द का प्रयोग हो गया यानी कि कर्ता कारक शब्द का प्रयोग हो गया, लेकिन दूसरा जो यहाँ पर कर्म कारक शब्द प्रयोग किया गया, ये क्यों किया गया है, क्योंकि ये बताने के लिए किया गया है क्योंकि जो आपका अगला शब्द है वो क्या है, कर्म है। माँ ने किसको सुलाया, माँ ने बालक को सुलाया है। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक तो हो गए कर्ता। ठीक है, तो इसमें कर्ता पर फल ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो कर्म है आपके छात्र। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, इसी तरह से कमल पुस्तक पढ़ता है, कमल पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया था, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा कि राम ने रावण को मारा, कर्म कारक की बात हमने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ना है, मारना है, इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के जो व्यापार का फल है यानी कि क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है और रावण पर पड़ रहा है। यानी कि ये दोनों ही वाक्य क्या है, आपके कर्म का एक तरह से यहाँ पर जो कर्म कारक है उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। तो राम ने रावण को मारा और कमल पुस्तक पढ़ता है, ये हमने यहाँ पर लिखा। और इसमें आप क्रिया से पहले यदि क्या लगाएंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा और वही कर्म कारक होगा। यानी कि क्रिया के बाद तुरंत जब आप क्रिया से पहले जब आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये आपका कर्म कारक है। जैसे हम कहेंगे कमल क्या पढ़ता है, ठीक है, क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्रिया से ठीक पहले, तो कमल क्या पढ़ता है। ठीक है,
कमल क्या पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ता है क्या है, क्रिया है, और आपका कमल जो है वो संज्ञा है। तो पूछा कि कमल क्या पढ़ता है, तो क्रिया के से पहले हमें प्रश्न करना है। क्रिया से पहले हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो हमें जब उत्तर मिल जाएगा कि जो कमल है वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक चिन्ह या कर्म कारक शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात आपको समझानी होती है, बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पर होती है। ये अगर आपने लिख लिया हो तो इसको आप इरेज कर सकते हैं। अगर आप लिख लिया हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर इरेज कर रही हूँ और साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको आगे और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं, जो कर्ता कारक होता है उसको हम कैसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए कर्ता कारक में यहाँ पर कर्म कारक जो है उसको हम कैसे समझते हैं। तो कर्म कारक मैंने क्लियर कर दिया है कि जिसमें कर्ता क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़ता है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप, उन वाक्यों को नोट कर लीजिए आप। और वो कुछ इस तरह के वाक्य है कि अप्राणीवाचक, अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म। अब देखिए अप्राणीवाचक भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन निर्जीव कर्म आपको समझ आ जाएगा। निर्जीव कर्म के साथ प्रायः, निर्जीव कर्म के साथ प्रायः को नहीं लगता, को नहीं लगता। जो आपका निर्जीव कर्म होता है, निर्जीव कर्म यानी कि माता बच्चों को दूध पिलाती है, माता बच्चों को दूध पिलाती है, तो माता जो है वो तो करता है। ठीक है, बच्चों को, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, बच्चों को तो आपका लगेगा, लेकिन क्या आएगा, माता बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, अब दूध जो है वो आपका निर्जीव कर्म है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि माँ बच्चे को, माँ बच्चे को माँ बच्चे को दूध पिलाती है। और मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्म निर्जीव होता है उसमें आपके को की विभक्ति नहीं लगती। यानी कि आप देखेंगे माँ क्या है, कर्ता है, बच्चे क्या है, कर्म है, और उसके साथ कर्म कारक की विभक्ति भी लगी हुई है को। लेकिन जो आपका दूध है यानी कि दूसरा कर्म जो है आपका, उसके साथ को की विभक्ति नहीं लगी है। तो क्यों नहीं लगी है, क्योंकि हमने कहा कि जो अप्राणीवाचक या जो आपके निर्जीव कर्म होते हैं उनके साथ प्रायः को की विभक्ति नहीं लगती। तो अगर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, माँ बच्चे को दूध को पिलाती है, तो क्या ये वाक्य सही होगा, माँ बच्चे को दूध को पिलाती है। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर और कंफर्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे मेन चीज है कि जितनी भी अप्राणीवाचक एक तरह से विभक्तियां हैं उसमें आपका विभक्ति चिन्ह जो है नहीं लगता है। ठीक है, और साथ ही आप इसमें कहाँ लगाकर प्रश्न कर सकते हैं, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। तो कर्म कारक समझ आया आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण आप लिख कर लाएंगे। जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उन सभी के कुछ ना कुछ उदाहरण आप यहाँ पर लिख कर लाएंगे। तो 2 एग्जाम्पल आप इसके भी लिखेंगे। ठीक है, 2 उदाहरण आप इसके भी लिखेंगे। और साथ ही अगला है आपका
करण कारक। तो इसको एक बार पढ़ लीजिए और घर से पढ़कर भी आए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि आज हम यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उनको यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर कर्ता कारक और कर्म कारक को कंप्लीट कर लिया है, और जिसमें हमने जाना कि जो कर्ता कारक होता है वो यानी कि कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और जिस पर क्रिया का फल जिस पर पड़ता है यानी कि कर्म जो होता है, काम जो होता है, उसे हम उस पर लगने वाले विभक्ति चिन्ह को कर्म कारक चिन्ह कहते हैं। और इसके बाद हम जो बाकी के विभक्तियां हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है उसे घर पर रिवाइज करें, और साथ ही एक बार आप पूरा जितना भी पिछले सेशन में पढ़ाया है यानी कि किसे कहते हैं हम कारक, और साथ ही कारक चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करके आएंगे। और सबसे मेन चीज जो है वो 8 जो हमने यहाँ पर कारक पढ़ाए हैं और उनकी जो विभक्तियां मैंने आप लोगों को बताई है उनको जरूर याद करें। नेक्स्ट सेशन में कोई भी डाउट हो सबसे पहले उसे हम क्लियर करेंगे, साथ ही अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।